नमस्कार। और मैं समय क्योंकि थोड़ा कम है और वानखेड़े साहब को जाना है, रात का जहाज पकड़ना है, तो आदरणीय मंच और मैं सीधे मुद्दे पे आ जा रहा हूँ। और मुद्दे पे आने से पहले मैं एक दो धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप लोगों को एक चीज़ और, मैं आप लोगों की तारीफ में ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब वानखेड़े साहब से ये बात हुई कि यहाँ आना है, तो वानखेड़े साहब का व्यस्त कार्यक्रम होता है। आप लोग रोज देखते हैं 8 से 10 जगह जाना है और उसके लिए तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। और एक ध्यान और रखिएगा, हम सब लोग जब ये काम करते हैं तो आपसे शायद साझा ना करें, लेकिन एक चीज़ बताएं, उसमें एक पीछे ये भी रहता है कि जो हम बोल रहे हैं कल के दिन कोर्ट में खड़े होके हमें उसका सत्यापन भी करना होगा। तो हम बिना कुछ कहे उल जलूल नहीं बोल सकते हैं। हमारे पास ये सुविधा नहीं है जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए कुछ लोगों के पास है कि जब वो बुलबुल से वो उड़ाते हैं, तक्षशिला को बिहार में ले आते हैं, वो सुविधा उनको प्राप्त है, हमें प्राप्त नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि वानखेड़े साहब ने कहा कि मैं आऊँगा, और जब कल यहाँ आए तो वानखेड़े साहब, बद्रे साहब की बात हो रही थी, आप सबकी बात हो रही थी। तो आप सब लोग एक चीज़ जान लीजिए, इनका भी कहना यह है कि आप लोग लुप्त होती हुई प्रजाति हैं। अब 9 अगस्त में 10-20 साल बाद कोई सुनने नहीं आएगा, और ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। और मुझे मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर इस तरह का कार्यक्रम मैं लखनऊ करूंगा तो मुश्किल होगा। ये शीतल पी सिंह साहब का इंसिस्टेंस था, क्योंकि बद्रे साहब ने जब कहा कि इसको लखनऊ करेंगे, तो कहा नहीं करना है तो सिद्धार्थनगर करो। लखनऊ में करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, लखनऊ में कोई आवश्यकता नहीं है। लखनऊ में आप नाच गाना कर लीजिए, वो ठीक है, उन लोग को उसी में आनंद आता है, उनको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। और ये आप लोग ऐसे लोग हैं जिनको संरक्षण करके हमें रखना चाहिए। डॉक्टर राकेश पाठक भोपाल से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, मतलब उनके लिए 14-15 घंटे की जर्नी लखनऊ, फिर वहाँ से गाड़ी से यहाँ बहुत आसानी से नहीं है। लेकिन सबको एक चीज़ यहाँ आके लगती है कि शायद हमारी पहली जिम्मेदारी आप लोग हैं। मैं ये बात शुरू करूँ उससे पहले मैं एक दो चीज़ें, इसलिए कि मैं बहुत संक्षेप में बोलूँगा। बोलना अशोक वानखेड़े साहब को है और हम सब सुनना चाहेंगे, और फिर इनको लेके रात का इनका जहाज़ है, वो एक समय की सीमा है, नहीं तो आपसे आराम से बात होती। मैं सिर्फ एक दो चीज़ें जोड़ दूँ जो शीतल जी ने कहा। जो ये बिल आया है ना, जिसमें यह है कि आप मिलावट करो और आपको पैसा दे के निकल जाओ, इस बिल का नाम भी सुन लीजिए क्या है। इस बिल का नाम रखा है जन विश्वास बिल। मतलब इस बिल का नाम जन विश्वास बिल रखा गया है। तो मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि ये जो इस समय का निजाम है, वो जो बात कहता है और वो जो बात करता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। दूसरा मैं एक और चीज कह दूं, जो शीतल भाई की ही बात को मैं आगे से बढ़ा रहा हूं। ये तय है कि 1 साल का अभूतपूर्व आंदोलन आजाद भारत में किसानों का चला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आंदोलन की ताकत थी कि वो कानून वापस लेने पड़े, लेकिन उसकी कीमत 750 लोगों ने अपनी शहादत से दी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 750 लोगों की मौत का जिम्मेदार इस देश में कौन है, क्योंकि ये बात आसान नहीं है, हम लोग भूल जाते हैं। और मैं यही की बात को इसलिए आगे बढ़ा रहा हूं और इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अभी मुझे अच्छा लगा कि यहाँ आप लोगों ने एक अच्छा पर्चा तैयार किया हुआ है, अनिल सिंह साहब ने और कुछ लोगों ने मिलके। लेकिन वहाँ एक दो चीज़ें मैं वहीं से मैं शुरू करूँगा, एक दो चीज़ें छोटी छोटी बता दूँ उसमें। एक तो उसमें ये कहा गया है कि करीब 10,000 लोगों ने इस 9 अगस्त के उसमें शहादत दी थी। 9,000 नहीं, डॉक्टर लोहिया का ये पत्र है, और ये कोई मैं अपने से नहीं, डॉक्टर लोहिया का पत्र है उस समय के वाइसरॉय ललित गोजी को, जिसपे उन्होंने पत्र में लिखा है कि 50,000 लोगों की शहादत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन में। 50,000, ये 1-2 लोगों की शहादत की बात नहीं थी। दूसरी बात, हम सब लोग हरदम ये याद रखते हैं कि बम्बई में उस समय का बॉम्बे और अब का मुंबई में ये आंदोलन शुरू हुआ अगस्त क्रांति मैदान में। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, यह आंदोलन पूरे देश में था। इस आंदोलन की सबसे ज़्यादा धमक हमें असम में सुनाई दी। इस आंदोलन में जो मतलब बहुत से नाम है, वो मातंगगिरी, हजारा बहुत नाम है, बहुत, आपकी सबसे ज़्यादा धमक असम में थी। ये जो भारत छोड़, ये जो 9 अगस्त है, उसमें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि ये निजाम क्या करना चाहता है। 9 अगस्त डॉक्टर लोहिया के अनुसार और हम सब लोगों के अनुसार, जो उस विचारधारा को मानते हैं,
हमारे लिए जन आंदोलन था। क्विट इंडिया जो था वो जन आंदोलन था, और वो कायदे से भारत का स्वाधीनता दिवस 9 अगस्त होना चाहिए था। 15 अगस्त अंग्रेजों का दिया हुआ समय था, हमारा समय नहीं था। पिछले इतने साल में जो भी सरकारें आई, आज कायदे से 81 साल हो गए हैं इस अगर 1942 के आंदोलन की बात करें, लोग उसकी बात नहीं करते हैं। डॉक्टर लोहिया का जब 25 साल हो गए थे तो उन्होंने अपना एक पत्र लिखा, देश की आज़ादी हो गई थी। उन्होंने कहा कि शायद 50 साल जब आएंगे तो शायद देश में एक ऐसी हवा चलेगी जब 9 अगस्त से ज़्यादा, 15 अगस्त से ज़्यादा महत्वपूर्ण 9 अगस्त हो जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त हमारे लिए स्वाभिमान, हमारे लिए गर्व की बात है। मैं सिर्फ 1-2 चीज़ें इसलिए कह दूं। अब जरा 9 अगस्त का आप एक और चीज़ समझ लीजिए क्या किया जा रहा है। 9 अगस्त को आंदोलन क्या था? करो या मरो, डू और डाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 2020 में हमारे देश के जो सबसे बड़े महापुरुष हैं, और महापुरुष मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा अकल नहीं है किसी के पास, उन्होंने नया नारा दिया है 2020 में, और ये सब सरकारी दस्तावेजों की बातें कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा है करेंगे और करके रहेंगे। उन्होंने कहा आप ये भूल जाओ करो या मरो और ये सब बातें, क्विट इंडिया, आप करेंगे और करके रहेंगे। आप क्या अपने इतिहास को चेंज करने की बात करते हैं? ये बात आपको इसलिए समझना जरूरी है। और उन्होंने कहा था कि करेंगे और करके रहेंगे, और एक हम न्यू इंडिया बनाएंगे, और 2022 तक न्यू इंडिया बना रहे थे। 2022 का न्यू इंडिया कौन सा है? मणिपुर है, नू है? कौन सा न्यू इंडिया 2022 का है? क्योंकि ये बातें इसलिए कहना जरूरी है। पिछली बार हम लोग आए थे तो हम लोगों को ये लगता था कि नहीं, सियासी बातें बहुत नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि आपके और हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, और अगर आज हम लोग इस बात को नहीं कहेंगे तब कौन कहेगा? सबको लगता है कि जिम्मेदारी उनकी, हम क्या करें। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, मैं बड़ी गाड़ी में आऊं, आप छोटी गाड़ी में आए, कोई स्कूटर में आए, कोई साइकिल में आए, मैं रात में होटल में रुकूं और ये पूछूं कि भाई होटल में एसी है कि नहीं है, आप खटिया पे सोएं या जमीन पे सोएं, लेकिन हमारी और आपकी हैसियत एक दिन बराबर होती है। जो वोट का दिन होता है, आपका वोट और मेरा वोट और अंबानी का वोट बराबर है। और उसको, वो जो ताकत हमारे संविधान में, जो शीतल जी कह रहे थे, जो ताकत हमें दी है, उसको अगर हम ये लाभार्थी, उन्होंने हमें अनाज दिया, अरे कहा कहीं बाबू, अरे उनके पिताजी ने अनाज दिया, ये आपका हक है, ये राइट टू फूड आपका हक है। उन्होंने अगर अनाज नहीं दिया तो उन्होंने आपके साथ बेईमानी की। उन्होंने अगर आपको इलाज नहीं दिया तो उन्होंने आपके साथ बेईमानी की। उन्होंने अगर आपको पढ़ाई शिक्षा आपके बच्चों को नहीं दी तो उन्होंने आपके साथ बेईमानी की। पूछना आपको है कि आपने मुझे क्या दिया। वो बताते हैं कि मैंने लाभार्थी, मेरे 80 करोड़ लोगों को हमने अनाज दिया। कहा कहीं बाबू 80 करोड़ लोगों के अनाज, अरे उनके खेत से हुआ था अनाज क्या? किसके खेत से हुआ था अनाज? और ये मैं बात इसलिए कहता हूं कि ये अगर आप नहीं पूछेंगे तो आप उसमें फंस जाएंगे, आप बार बार उसमें फंस जाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन यहां कितने लोग समझते हैं? 5 ट्रिलियन समझ में आता है? अरे 5 ट्रिलियन नहीं, 50 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, हमें क्या मिलेगा ये बताओ, हमें क्या मिलेगा ये बताओ। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि गांव की दुर्दशा हो रही है। मेरे और आपके घर का जो भी बाहर निकला है, उसकी जो सबसे बड़ी समस्या है कि अब घर के बच्चे बाहर वापस नहीं आना चाह रहे हैं गांव। मेरे घर की ये दिक्कत है, घर में खेत है, क्या करें, नहीं बेच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, क्योंकि गांव की आपने स्थिति ऐसी कर दी है कि अब कोई वापस नहीं आना चाहता है। जिसको मौका मिलता है वो सिद्धार्थनगर से ज्यादा मौका मिला तो बस्ती, उससे ज्यादा तो लखनऊ, और उससे ज्यादा दिल्ली, और ज्यादा मौका मिल गया तो विदेश। तो आपने ये न्यू इंडिया है। तो प्रश्न आपको लगातार करने होंगे। मैं लंबा इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक उसमें थोड़ा अपना अध्यक्षी वो प्रेरोगेटिव लेता हुआ थोड़ा बांधूंगा अशोक साहब को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।